आज हम लोग कक्षा 11 में अध्याय 4 प्राणी जगत चल रहा था। उसके हम लोगों ने शारीरिक संगठन का हम लोग अध्ययन किया था। तो जो संगठन होते हैं, संगठन के स्तर क्या होते हैं, तो हम लोग आज संगठन के स्तर के बारे में देखेंगे। यानी प्राणी संगठन के स्तर, यानी कि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक हैं, परंतु इस सभी में एक ही प्रकार का कोशिकीय संगठन स्तर नहीं पाया जाता है। यानी जो प्राणी होंगे वो सिलेंट्रेटा में कुछ कोशिकीय स्तर होगा, टिनोफोरा का कुछ होगा, एनीलिडा का कुछ होगा। तो कहने का मतलब है कि सभी में एक ही प्रकार का कोशिकीय संगठन स्तर नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए स्पंज सबसे सरल शरीर संगठन वाला जंतु है। इसके शरीर में कोशिकाएं समूह के रूप में बिखरी होती हैं और कोशिकाओं के बीच कुछ समविभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कौन कौन सी कोशिकाएं कौन कौन सा कार्य करती हैं, इस आधार पर उनको डिवाइड किया गया है। और कोशिकाओं के कुछ श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर, कोशिकाओं में कुछ श्रम विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इस प्रकार के संगठन को कोशिकीय स्तर का संगठन कहा जाता है। इस प्रकार के शारीरिक संगठन को कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन कहा जाता है। सिलेंट्रेटा व टिनोफोरा में कोशिकाओं की व्यवस्था थोड़ी सिलेंट्रेटा व टिनोफोरा में कोशिकाओं की व्यवस्था सिलेंट्रेटा व टिनोफोरा में कोशिकाओं की व्यवस्था थोड़ी जटिल होती है। इनमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं। उसमें स्पंज वाले में यानी कि पोराफेरा में क्या था, उसमें ऊतक कार्य नहीं कर रहा था, मगर सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में क्या होगा, कोशिकाओं की व्यवस्था थोड़ी जटिल होती है। इनमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं, इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। और फिर उसके आगे देखेंगे, और इसे उच्च वर्ग के जंतुओं जैसे प्लेटेहेलमिन्थीज व एस्केहेलमिन्थीज के प्लेटेहेलमिन्थीज व एस्केहेलमिन्थीज के प्लेटेहेलमिन्थीज व एस्केहेलमिन्थीज के जंतुओं में ऊतक संगठित होकर अंग तंत्र के रूप में कार्य करता है। इससे पहले क्या हो रहा था कि जो संगठन स्तर था वह ऊतक के रूप में कार्य कर रहा था, मगर जो उसके आगे के हम लोग संघ में बढ़ेंगे प्लेटेहेलमिन्थीज में व एस्केहेलमिन्थीज में जंतुओं में ऊतक संगठित होकर अंग तंत्र के रूप में कार्य करता है तथा एनीलिडा से लेकर कार्डेटा तक के संघ के प्राणियों में अंग संगठित होकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। इस तरह की संरचना को अंग तंत्र का शारीरिक संगठन स्तर कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा आपका यानी उदाहरण क्या होगा कि अंग तंत्र में पाचन अपूर्ण व पूर्ण प्रकार का होता है। यानी पाचन तंत्र जो होगा वो क्या होगा, पूर्ण व अपूर्ण प्रकार का होगा। पाचन तंत्र क्या होगा, पूर्ण व अपूर्ण प्रकार का। क्या होगा, एक होगा अपूर्ण प्रकार का और एक होगा आपका पूर्ण प्रकार का। तो क्या होगा, यानी कि अपूर्ण में क्या होगा, मुख में सिर्फ एक अंग जैसे प्लेटेहेलमिन्थीज यानी मुख के द्वारा पाचन होगा। मुख में सिर्फ अपूर्ण पाचन तंत्र में क्या होगा, मुख में सिर्फ एक अंग अपूर्ण जैसे प्लेटेहेलमिन्थीज यानी मुख के द्वारा ही पाचन करेंगे और मुख के द्वारा ही मल का त्याग करेंगे। कौन, प्लेटेहेलमिन्थीज। प्लेटेहेलमिन्थीज ये क्या करेंगे, प्लेटेहेलमिन्थीज यानी मुख से ही पाचन करेंगे और मुख से ही मल का त्याग करेंगे। इसको कहेंगे अपूर्ण पाचन तंत्र। और एक होगा आपका पूर्ण। तो पूर्ण में क्या होगा, हम अपूर्ण पाचन तंत्र, ऐसे पाचन तंत्र को हम लोग अपूर्ण पाचन तंत्र कहेंगे जिसमें मुख से ही पाचन होगा और मुख से ही मल का निष्कासन होगा। इस प्रकार के पाचन तंत्र को हम अपूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं। पूर्ण पाचन तंत्र में मुख भी पाया जाता है, वो गुदा भी पाया जाता है। इस प्रकार के पाचन तंत्र को हम पूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं। इस प्रकार से परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का होता है। यानी पूर्ण पाचन तंत्र किसमें होता है, मानव में होता है, यानी उसमें मल का जगह अलग होती है और मुंह और पाचन के लिए मुख अलग होता है। तो इस प्रकार के पाचन तंत्र को पूर्ण पाचन तंत्र और अपूर्ण पाचन तंत्र मतलब जो मुख से ही पाचन करे और मुख से ही मल का त्याग करे। इस प्रकार से परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र व एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे तो पाचन तंत्र था, परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे।
एक हो जाएगा आपका खुला परिसंचरण, इसी में आएगा एक खुला परिसंचरण और एक होगा आपका बंद परिसंचरण। एक हो जाएगा आपका खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण, इसकी हम लोग बात पहले करेंगे। खुला परिसंचरण तंत्र ऐसा परिसंचरण तंत्र जिनमें रक्त का परिवहन रुधिर वाहिनियों द्वारा नहीं होता है, इसमें उसको हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र जिनमें हृदय रुधिर को सीधे उनके समस्त शरीर में रुधिर वाहिनियों के माध्यम से भेजता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इनके आधार पर जीवों को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है। किसके परिसंचरण? खुला परिसंचरण जैसे मच्छर है, उसमें क्या होता है हृदय, उसमें धमनियां नहीं, उसमें क्या होता है रुधिर वाहिनियां नहीं होती, डायरेक्ट रक्त सीधे आगे फ्लो में चलता है। मगर जो मनुष्य होता है उसके अंदर जो हृदय होता है उसके अंदर जो हमारे रुधिर वाहिनियां होती है, रुधिर वाहिनियों के द्वारा रक्त का संचरण आगे होता है। तो खुले में क्या होगा, रुधिर वाहिनियां नहीं होगी और बंद में क्या होगा, रुधिर वाहिनियां पाई जाएंगी। इसके आधार पर भी जीवों को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। फिर इसके बाद है सममिति। अगला है सममित यानी सिमेट्री। सममित उदाहरण है संगठन के स्तर में देखेंगे सममित। सममित यानी सिमेट्री। तो इसके आधार पर भी जीवों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। तो क्या वो क्या कहलाएगा, सममिति। तो सममित क्या है? सममित के आधार पर प्राणी को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। एक है असममित, एक है असममित प्राणी, देखेंगे एक है असममित प्राणी, एक हो जाएगा आपका असममित प्राणी और एक हो जाएगा एक असममित प्राणी, एक हो जाएगा सममित प्राणी। सममित प्राणी और एक आपका हो जाएगा द्विपार्श्वी सममित। एक हो जाएगा आपका द्विपार्श्वी सममित। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। द्विपार्श्वी सममित, द्विपार्श्वी सममित। तो हम लोग पहले इसको देखेंगे, द्विपार्श्वी सममित को। किसको? इसको। इनके बारे में बात करेंगे कि इसको समझने के लिए इसका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, द्विपार्श्वी सममित। और इसको असममित प्राणी को हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल एनिमल, सममित प्राणी को बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिकल एनिमल, द्विपार्श्वी सममित प्राणी को हम लोग बोलेंगे बायलैटरल। द्विपार्श्वी सममित प्राणी को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। तो अब हम लोग बायलैटरल में द्विपार्श्वी को देखेंगे। तो जो द्विपार्श्वी होगा इसमें क्या आएगा, मनुष्य यानी हम लोग आएंगे, मनुष्य आएगा। द्विपार्श्वी सममित प्राणी में बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल में मनुष्य आएगा। अगर किसी जंतु को एक ही अक्ष से यानी बीचों बीच अगर काट दो तो हम अलग अलग 2 बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। यानी हमको बीचों बीच से काट दिया जाएगा तो हम लोग अलग अलग 2 बराबर में बढ़ जाएंगे। अगर हम लोगों को बीच से काट दिया जाए एक ही अक्ष से तो हम लोग अलग अलग 2 बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। हमारा एक हाथ अलग, ये वाला एक हाथ अलग, एक आंख अलग, एक आंख अलग, एक कान अलग, एक कान अलग। तो वो क्या कहलाएगा, द्विपार्श्वी सममित प्राणी अर्थात मनुष्य उसमें आएगा। तो फिर से देखेंगे, अगर किसी जंतु को एक ही अक्ष से यानी बीचों बीच भागों में बांट दिया, भागों में बढ़ जाएगा। अगर किसी जंतु को एक ही अक्ष से यानी बीचों बीच अगर काट दो तो हम लगभग 2 बराबर भागों में बट जाएंगे। तो इसी को कहा जाता है द्विपार्श्वी सममित। अगर कोई प्राणी जिसको किधर से भी काटा जाए, चाहे सीधा काटो चाहे तिरछा काटो, किसी भी साइड से काटो, अगर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो वे सममित प्राणी कहलाता है, जैसे सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। तो द्विपार्श्वी यानी सिर्फ एक अक्ष से काटो तो वो 2 बराबर भागों में कटे तो द्विपार्श्वी। और एक ऐसा प्राणी जिसको किधर से भी काटो, चाहे दाएं से काटो, चाहे बाएं से काटो, चाहे तिरछा काटो, चाहे बांका काटो, चाहे जिस तरह से काटो, वो क्या होगा, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो वो कहलाएगा आपका सममित प्राणी। जैसे इसका उसमें उदाहरण में आएगा आपका सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। इसमें आएगा सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा आएगा। और इसमें उदाहरण हो जाएगा आपका हाइड्रा।
इसका उदाहरण हो जाएगा, इसका 2 वाले का इसमें मैंने निशान लगा, इसका उदाहरण हो जाएगा आपका क्या, हाइड्रा। तो ये द्विपार्श्विक की बात हो गई, द्विपार्श्विक सममित प्राणी की बात हुई, सममित प्राणी की बात हुई। अब हम बात करेंगे असममित प्राणी की। आइए देखते हैं। इन दो की बात हो गई, अब हम लोग असममित प्राणी इसको देखेंगे, यानी कि ऐसे प्राणी जो किसी भी अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में ना बटे, उन्हें हम असममित प्राणी कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा टीनोफोरा में जो आता है आपका स्पंज, ये आपका ये हो जाएगा। तो सममित प्राणी को सममित के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जाता है, यानी बांट सकते हैं। असममित प्राणी यानी स्पंज, सममित प्राणी ऐसे प्राणी जिसको किसी भी केंद्रीय अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, उसे हम सममित प्राणी रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। इसमें थोड़ा सा बढ़ा दो, इसमें आपका हो जाएगा सममित, ये इसको थोड़ा सा बढ़ा दो सर, रेडियल सममित कहते हैं। और इसमें इसके अंतर्गत सिलेटेटा और टिनोफोरा आते हैं। और द्विपार्श्विक सममित जो मैंने बताया है संघ एनिलिडा से लेकर कार्डेटा तक, इसका उदाहरण एनिलिडा से लेकर कार्डेटा तक, इसका उदाहरण हो जाएगा मनुष्य है, और एनिलिडा से लेकर कार्डेटा तक, एनिलिडा से लेकर कार्डेटा तक, एनिलिडा से लेकर कार्डेटा तक इन तीनों के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से बात कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे की बात अगले दिन अगली वीडियो में करेंगे।